हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम जो कि 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ऐसे 2019 की वैकेंसी थी, पेपर हुआ था 2022 में। उस ग्रुप डी के पेपर का मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो ग्रुप डी का जो रीजनिंग का सवाल था उसे भी हल करेंगे, और जो उसमें मैं साइंस का पेपर आया था उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आप अगर रीजनिंग का और साइंस का प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 2019 के ग्रुप डी का मैथ का पेपर है, मतलब ग्रुप डी का ही पेपर है। हम मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोगों को बताएं, मान लीजिए आपका भाई इस समय 2 वर्ष का है और आप 5 वर्ष के हैं, तो भी इनके बीच का अंतर 3 ही होगा। जब यह 6 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष बढ़ा, फिर यह भी 4 वर्ष बढ़ेगा, यह 9 हो जाएगा, तब भी इनके बीच का अंतर सेम ही रहेगा 3 वर्ष। यानी चाहे 5 वर्ष पहले हो या 5 वर्ष बाद हो, जब भी हो, तो जो दो भाइयों के बीच का अनुपात होता है, बीच का जो अंतर होता है, वो सदैव स्थिर रहता है। तो मान लीजिए हम छोटे व्यक्ति की आयु 1 वर्ष मान लेते हैं, तो बड़े व्यक्ति की आयु 3 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना है। और इनके बीच का जो अंतर है वह 2 है, लेकिन बीच का अंतर दिया गया है 3 वर्ष प्रश्न में। तो हम 2 का अनुपात निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 15, मतलब 1 का अनुपात हो जाएगा 15। तो हम 3 का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 45, और हम 1 का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 15। यह तो 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की और छोटे व्यक्ति की आयु है। तो हम वर्तमान में निकालेंगे तो इसमें 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे। यह 20 वर्ष का हो जाएगा और यह 50 वर्ष का हो जाएगा। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो छोटा जो है वो 20 वर्ष का है, यानी जो तीसरा विकल्प है 20 वर्ष, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। जब कह दे वह अधिकतम से अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम सदैव इन संख्याओं का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकाल लेंगे तो वह लंबाई होगी जिससे हम अधिकतम लंबाई को मापा जा सकता है। तो हम पहले इसे, जो यह मीटर और सेंटीमीटर में है, हम सबको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो कह रहा है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसे बदलेंगे 525 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर जो है, इसे बदलेंगे तो आ जाएगा 735 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 9 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर है, इसे बदलेंगे तो 490 सेंटीमीटर। तो हम इसका HCF निकालेंगे। पहले है, मान लीजिए 735, 525 और 490। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर 210 आएगा। इसका जब अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 35। 35 210 को भी काट सकता है, यानी जो यह 35 है, यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन सभी संख्याओं का, यानी 735 का, 525 का, 490 को पूर्ण रूप से काट सकता है। तो जो 35 है, यही वह अधिकतम लंबाई है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 35 होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। यह तो एक
दूसरा तरीका था जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं इसका अंतर करके। आप चाहे तो इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम आपको गुणनखंड करके भी दिखाते हैं। तो पहले तो 525, दूसरा है 735 और तीसरा था 490। पहले इसे हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 105 आएगा। इसे 5 से काटेंगे, 5 1 5 बचेगा 2, 5 चौक 20, 5 7 35। इसे 5 से काटेंगे, 5 9 45 बचेगा 5, 4 बचेगा। तो 4 8 5 8 40। फिर इसे हम काटेंगे, 7 से। 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। इसे 7 से काटेंगे 21 आ जाएगा। इसे काटेंगे 14 आ जाएगा। अब यह किसी संख्या से कटेगा नहीं, मतलब किसी सेम संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका जब गुणा करेंगे, 5 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35। ये होता है गुणनखंड विधि द्वारा निकालने का HCF। तो इसका सही जवाब जो है वो तीसरा विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यह समीकरण दिया गया है 27/3 माइनस 27 गुणे 0 प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे। 27/3 माइनस 27 गुणे 0 प्लस 1। तो हम पहले भाग को हल करेंगे, इसे काटेंगे 9 आ जाएगा। जब हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसका मान सदैव 0 होता है। तो यहाँ -0 प्लस 1, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। 10 इसका सही जवाब है, जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो लौटते समय उसका चाल क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो औसत चाल जो होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। मान लीजिए पहला चाल दिया गया, हम दूसरा चाल निकालेंगे कि दूसरी चाल क्या है, वही हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे। तो औसत चाल दिया गया है 15 बराबर 2। एक पहली जो चाल है वो 20 किलोमीटर और दूसरी चाल हम x मान ले रहे हैं। तो 20 और प्लस x, यह फार्मूला के हिसाब से रख दिए हम। 5 से काटेंगे इसे 3 बार, 5 से इसे काटेंगे 4 बार। तो हम 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ x होगा 8x। और इस 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 × 60 प्लस 3x और इधर जाएगा 8x। तो ये जो 3x है 8x की ओर जाएगा, तो बराबर के जब इस पार जाएगा तो घट जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 5x बराबर 60। 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 12। और दूसरी चाल हमने माने थी x और उसका मान दिया गया है 12, तो जो कि चौथे विकल्प में है, यही इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप इसे साधारण से भी हल कर सकते हैं और फार्मूला से। पहले आप लोगों को फार्मूला बताते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसका मान दिया गया है बराबर 11, यानी हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, कोष्टक में आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा 111 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121। तो हमें इसका मान तो ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है इसी का मान ज्ञात करना है। और एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान दिया गया हमें 42। तो हम 42 में 2 का गुणा करेंगे, 2 × 42 तो आ जाएगा 84।
84 को जब हम 121 मतलब इधर प्लस है, जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 121 में हम 84 घटा देंगे तो हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 37 और 37 इसका सही जवाब है, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे पहले हल करेंगे। तो हल करेंगे इसे, तो लिखेंगे P, उसके बाद यहाँ Q लिखते हैं, यहाँ 9 क्योंकि P 9 दिन में काम कर रहा है और Q 12 दिन में। एलसीएम लेंगे 36, 12 से 3 इसका क्षमता आ जाएगा और 9 से करेंगे इसकी क्षमता 4 है। तो हम 3 से कार्य कराएंगे। तो 3 से शुरू करना, क्योंकि Q से कार्य शुरू करना है तो पहले 3 करेगा उसके बाद 4 करेगा, तो इसमें 2 दिन लग जाएंगे, यानी 7 कार्य हुआ और दिन 2 लग गए। हमें पूरा 36 काम कराना है, यानी हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 कार्य। इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में 35 कार्य हो गया है। अब एक कार्य बचा है, वो Q से कराना है। तो 10 दिन तो कार्य पूरा हो गया, कार्य एक बचा है और Q की क्षमता 3 है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 10 सही 1/3, जो कि चौथे विकल्प में है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न सिम्प्लिफिकेशन सरलीकरण का दिया गया है कि 0.6 प्लस कोष्टक में दिया गया अंडर रूट में 0.81 माइनस अंडर रूट में 0.0144 प्लस 0.4 भागे 0.5। इसे हल करना है। इसे हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो बॉडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल होगा। तो यह जो कोष्टक में है पहले इसे हल करेंगे। तो जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.12, क्योंकि 1 से 44 जो होता है वह 12 का वर्ग होता है। जब हम 12 इसे वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 अंक पे दशमलव है, तो हम जब दशमलव को भी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा। तो 0.12 इसका मान होगा। और जब इसे हल करेंगे तो यहाँ है 0.4 भाग देंगे 0.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, लेकिन 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे दशमलव, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यह काटेंगे 8 बार, यानी 0.8 इसका मान होगा। तो हम यहाँ 0.8 लिखते हैं। तो इसका जब हम योग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 8 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.92। दशमलव का जोड़ और दशमलव का गुणा आप अगर सीखे होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाता है। तो 0.09 इसका मान हो गया। तो इस यहाँ जो कोष्टक में हम हल किए इसका मान 0.1 हो गया, 0.92। और उसके बाद जब कोष्टक से ये बाहर निकालेंगे तो इसका मान भी लिखेंगे, यहाँ वाला इसका मान जो होगा वह 0.9 होगा। तो 0.9 में 0.09 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 0.9 यहाँ लिखेंगे, फिर 0.092 इसे घटाएंगे तो यह छोटा है तो छोटा वाले को पहले नीचे लिख लेते हैं, 0.9 लिखते हैं। इसे घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, मतलब 9 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो यह पूरा कोष्टक में हल करने पर 0.02 आया, यह पूरा कोष्टक हल करने पर। यहाँ बचा है 0.6 और यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि 0.92 जो है वह बड़ा है, इसलिए यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो 6 में से घटाएंगे 0.02। तो इसे हल करके आप दिखाते हैं।
हमने हल किया था 0.6, फिर इसे घटाएंगे 0.2, जब माइनस का चिन्ह घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि हम 0 ले लेंगे, और यहाँ 6 से 1 हासिल दे दिया था इसमें, तो यहाँ बचेगा 5, तो आ जाएगा 58। अब माइनस 0.60 का मान बड़ा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, यानी 0.58 इसका सही जवाब होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 में हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हल करेंगे। तो पहले हम इसे हल करने के लिए लिखते हैं 5:6। यह 1 वर्ष पहले का अनुपात है, यहाँ लिखा है 1 वर्ष पहले, और अब से 4 वर्ष बाद का अनुपात जो है वह दिया गया है 6 और 7। जब हम इसके बीच का अंतर देखेंगे एक ही है, और इनके भी बीच का अंतर एक ही है, लेकिन एक तो रेशियो है इनके बीच का अनुपात, लेकिन दिया कितना गया है, तो एक रेशियो का मान 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष पहले है और 4 वर्ष बाद है, तो इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 5। एक रेशियो का मान दिया गया है 5, तो हमें साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात करना। पहला जो है वह साकेत है, इसमें जब हम 1:5 है तो 5 का जब हम गुणा करेंगे 5 में आ जाएगा 25। यह 25 जो है वह 1 वर्ष पहले की आयु है, हम वर्तमान की आयु इसमें 1 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 26 हो जाएगा। 26 जो है वह साकेत की वर्तमान आयु है, जो कि चौथे विकल्प में है, यही इसका सही जवाब।